बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। सुल्तान बहलोल लोदी के खिलाफ जिसने सबसे पहले सरकशी का इजहार किया वो उदयपुर का राणा था। उदयपुर के अलावा ग्वालियर और मालवा के राजा ने भी माजी में बहुत से इलाकों पर हमलावर होकर उन्हें हथिया लिया था और उदयपुर का राणा तो अब खुलकर बहलोल लोदी के खिलाफ निकल खड़ा हुआ था, इसलिए कि प्रताप देव, राजा मानसिंह और उदयपुर का राणा तो हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के ख्वाब देख रहे थे। पूरे हिंदुस्तान को वो अपने 3 हलकों में तकसीम करके अपनी सल्तनत कायम करना चाहते थे। अब जो हमीद खान को अपने सामने जेर करके बहलोल लोदी ने दिल्ली के तख्तो ताज पर कब्जा किया और सुल्तान कहलाने लगा, और दूसरी तरफ अलाउद्दीन भी उसके हक में तख्तो ताज से दस्तबरदार हो गया था, तब सबसे पहले इस नापसंदीदगी का इजहार उदयपुर के राणा ने किया था। उदयपुर का राणा यह ख्याल करता था कि माजी में अपनी तैयारियों को अरूज पर ले जाते हुए अब उसकी अस्करी ताकत और कुव्वत ऐसी है कि बहलोल लोदी थोड़ी देर भी उसके सामने टिक नहीं सकेगा और उदयपुर का राणा हिंदुस्तान का महाराजा बनकर हुकूमत करेगा। चुनाचे अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए उदयपुर के राणा ने मजीद परपुर्जे निकाले। एक बहुत बड़ा लश्कर तो वो पहले ही तैयार कर चुका था। चुनाचे उसने अपने भतीजे चित्रसाल और अपने सिपह सालारे आला महानंद की कमानदारी में एक लश्कर दिया, ताकि उसने जो इर्द गिर्द के इलाकों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया है उसके जवाब में अगर दिल्ली का नया सुल्तान बहलोल लोदी हरकत में आए तो उसे निमटा जाए और दिल्ली तक उसका ताकुब किया जाए। बहलोल लोदी जहां जंग का बेहतरीन तजर्बा रखता था, वहां दलेर था, बहादुर था, जुर्रतमंद और शुजा था। बद से बदतरीन हालात में भी कभी उसने अपने माथे पर खौफ की शिकन ना आने दी थी। उसने भी अपने मुखबिर चारों तरफ फैला रखे थे और उसके मुखबिर उसे हर राजे, हर बागी, हर सरकश के महल्ले वकू और उनकी नकलो हरकत से पूरी तरह आगाह कर रहे थे। चुनाचे जब उदयपुर के राजा के अतवार बहलोल लोदी को मालूम हुए तब सुल्तान बहलोल लोदी ने अपने सालारों का इजलास तलब कर लिया था। जब ये इजलास तलब किया गया तब सारे सालार बहलोल लोदी के सामने आ जमा हुए। उनमें नुमाया कुरमली खान, ईसा खान, उमर खान, अली खान, बहावलदीन, मुबारिस खान और दीगर बहुत से अफगान सालार बहलोल लोदी के अजीज रिश्तेदार भी जमा थे, जो बेहतरीन सालार और उम्दा किस्म के जंगजू थे। जहां तक बहलोल लोदी के सालारों का ताल्लुक है तो शुरू से ही उसके सालार 2 गिरोहों में तकसीम थे। एक गिरोह कुरमली खान का था, यह मंगोल सालार था, जंग का वसी और उम्दा तजर्बा रखता था। इसके हिमायतियों में से उमर खान, अली खान, बहावलदीन, मुबारस खान और बहुत से दूसरे सालार भी थे। दूसरा गिरोह ईसा खान का था, ये अफगान था, सुल्तान बहलोल लोदी का चचाजाद था। चुनाचे इसके हिमायती भी बाकी सारे थे और खुसूसियत के साथ बड़े बड़े अफगान सरदार इसी की तरफदारी करने वाले थे। जब सारे सालार सुल्तान बहलोल लोदी के पास जमा हो गए तब सुल्तान ने गैर निगाह से एक बार सबका जायजा लिया, फिर उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, ये जो हमने सल्तनत हासिल की है ये सिर्फ मेरे जोर बाजू का नतीजा नहीं, इसमें आप सबकी जद्दोजहद और कोशिश भी शामिल है और मैं तुम सब लोगों की इस कोशिश और जद्दोजहद को हमेशा सलाम करता रहूंगा। जहां तक आज के इज्तिमा का ताल्लुक है तो उदयपुर के राणा ने जो हमारे खिलाफ कार्रवाइयों की इब्तिदा कर दी है इसकी सबको खबर है। मैं सबसे पहले उदयपुर के राणा पर ही यह साबित करना चाहता हूं कि वो जो ख्वाब देख रहा है वो हमाकत पर मबनी है। अगर वो ये ख्याल करता है कि वो उदयपुर से निकलकर दिल्ली तक हमारा ताकुब करने का अज़्म किए हुए है तो हम उसे उदयपुर से बाहर ही निकलने नहीं देंगे। मैं उसके सारे ख्वाबों की ताबीर उलटना चाहता हूं। इसके लिए मैं एक लश्कर रवाना करना चाहता हूं। इस सिलसिले में तुम में से अगर किसी को कोई एतराज हो तो कहे। जवाब में सबने खामोशी इख्तियार किए रखी, कोई भी ना बोला, जिसका मतलब यह था कि वो इस लश्कर कशी के हक में है। इस खामोशी को सुल्तान बहलोल लोदी ने पसंद किया। दोबारा बोल उठा, सबसे पहले मैंने अलैदगी में ईसा खान, कुरमली खान और चंद दीगर अजीजो अकारिब को बुलाया था और उसमें यही फैसला हुआ था कि जो लश्कर उदयपुर के राणा से निमटने के लिए भेजा जाएगा उसकी कमानदारी उमर खान करेगा। अली खान, बहावलदीन, मुबारिस खान चूंकि इसके बेहतरीन और अजीज साथियों में से हैं, लिहाजा ये चारों भी इसके साथ इसके नाइब की हैसियत से काम करेंगे और मेरी इस मंसूबा बंदी पर कुरमली खान और ईसा खान दोनों ही मुत्तफिक हैं। बाकी लोगों को इस सिलसिले में अगर कोई एतराज हो तो बोले। यहां तक कहने के बाद बहलोल लोदी जब खामोश हुआ
तब वहां बैठे हुए सब सालारों, उमरा और दीगर सरकर्दा अशखास ने इस मंसूबा बंदी से इत्तेफाक किया था। चुनाचे इस इत्तेफाक राय पर सुल्तान बहलोल लोदी ने अपनी खुशी और तमानियत का इजहार किया था। इसके बाद यह फैसला हुआ कि एक हफ्ता तैयारी में लगाया जाए और लश्कर को कील कांटे से लेस करने के बाद उदयपुर के राना पर जरब लगाने के लिए रवाना किया जाए। इस तरह एक लश्कर उमर खान की सरकर्दगी में एक हफ्ते बाद दिल्ली से रवाना हुआ। अली खान, बहावलदीन और उसका चौथा साथी मुबारक खान उसके साथ थे और यह लश्कर उदयपुर के राना से निमटने के लिए बढ़ा था। एक रोज मालवा का राजा प्रताप देव अपने राजमहल में दाखिल हुआ। जिस कमरे में वो दाखिल हुआ उस कमरे में पहले से ही उसकी रानी मंदूरी, दोनों बेटे नरसिंह और राय भीम, दोनों राजकुमारियां किरण देवी और कंपल देवी बैठी किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रही थी। उस कमरे में दाखिल होने के बाद प्रताप देव अपनी रानी मंदूरी के पहलू में जा बैठा, फिर खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूं। मुझे उम्मीद है कि अब हालात हमारे हक में करवट लेने वाले हैं। यहां तक कहने के बाद प्रताप देव जब खामोश हुआ तब उसकी बड़ी राजकुमारी किरण देवी, जो अपनी खूबसूरती, हुस्न और जमाल में जवाब नहीं रखती थी, अपने बाप प्रताप देव की तरफ देखते हुए बोल उठी, पिताजी, कैसी खुशखबरी आप लेकर आए हैं? अगर ऐसी खुशखबरी है तो आप हमें सुनाने में देर क्यों कर रहे हैं? इस पर प्रताप देव ने शफकत भरे अंदाज में अपनी राजकुमारी किरण देवी की तरफ देखा, फिर कहने लगा, बेटी, तुम सब लोग जानते हो कि हमने भी इस बात को नापसंद किया था कि बहलोल लोदी हिंदुस्तान का सुल्तान बन गया है। उस मौके पर हम लोगों से एक गलती हुई थी, हमने बरवक्त कार्रवाई नहीं की। जिस वक्त बहलोल लोदी ने सुल्तान होने का दावा किया था और उसने हमीद खान का खात्मा किया था, उसी वक्त ही अगर हम कार्रवाई करते, अपनी राजा मानसिंह और उदयपुर के राना की कुव्वत को यकजा करके हरकत में आते, तो यकीनन आज दिल्ली का तख्तो ताज हमारे पास होता। हमसे गलती यह हुई कि बरवक्त हरकत में नहीं आए और बहलोल लोदी को दिल्ली में कदम जमाने और अपनी अस्करी हैसियत मजबूत और मुस्तहकम करने का मौका मिल गया। बहरहाल अभी भी कुछ नहीं गया। उसका पाला अब एक कुव्वत से नहीं, ऐसी कई कुव्वतों से पड़ेगा जो ताकत और कुव्वत में उसके बराबर बल्कि उससे जायद हैं। अब बात मालवा, ग्वालियर या उदयपुर तक ही महदूद नहीं रह गई, बल्कि धौलपुर का राजा और मख्तर का राजा राय तिलक चंद भी आज नहीं तो कल बहलोल लोदी के खिलाफ उठ खड़े होंगे। आज तक जो खबरें हमारे मुखबिरों ने हमें दी हैं, उनके मुताबिक बहलोल लोदी के पास कोई इतना बड़ा लश्कर नहीं है। मुखबिरों के मुताबिक जो लश्कर उस वक्त हमारे पास है, बहलोल लोदी के पास इससे भी छोटा लश्कर है, और फिर जिस कदर लश्कर हमारा है, इससे बड़ा लश्कर ग्वालियर के राजा मानसिंह के पास है, और मानसिंह से भी बड़ा लश्कर इस वक्त उदयपुर के राना के पास है। लिहाजा बहलोल लोदी के लिए 400 हालात तंग और कठिन हो जाएंगे। वो दिल्ली का सुल्तान तो बन चुका है, लेकिन ये सुल्तानी उसे चंद ही दिन नसीब होगी। मेरे बच्चों, अब जो खबर मैं लेकर आया हूं वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इस खबर का पहला हिस्सा कि जिसने तुम्हारी मां मंदूरी के भाई को कत्ल किया था और जिसका नाम उमर खान था, वो मंगोल था, जिसे हमने जिंदान में बंद कर दिया था और फिर चीते को उस पर छोड़ा था, लेकिन उसके मुकद्दर अच्छे थे कि वो बच भागा। अब जो खबर आई है वो ये कि उमर खान सुल्तान बहलोल लोदी के उम्दा सालारों में से एक है, और यह भी इंकशाफ हुआ है कि जिस वक्त हम उस पर चीता छोड़ रहे थे, उसको छुड़ाने वाले उसके सरकर्दा सालार और साथी यहां पहुंच गए थे। उन्होंने ही कनातों, शामियानों को आग लगाई और अफरा तफरी पैदा की। उसी अफरा तफरी में वो उमर खान को ले भागे। अब वही उमर खान जो तुम्हारे मामू का कातिल है, एक लश्कर लेकर उदयपुर के राना पर हमलावर होने के लिए जा रहा है। उदयपुर के राना से हमारा अब एक रिश्ता है। उसका भांजा चित्रसाल मेरी राजकुमारी किरण देवी का मंगेतर है। इस लिहाज से चित्रसाल अब उदयपुर का ही नहीं, मालवा का भी बेटा है। जिस वक्त यह खबर मेरे पास आई तो मैंने उसी वक्त एक कासिद उदयपुर की तरफ रवाना किया और चित्रसाल की तरफ यह पैगाम भेजा है कि दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की तरफ से उमर खान नाम का एक सालार लश्कर लेकर आ रहा है। और मैंने चित्रसाल पर यह भी वाजे कर दिया है कि यह उमर खान वही है जिसने किरण देवी के मामू को कत्ल किया था और चीते को जेर करके भाग निकलने में कामयाब हो गया था। मैंने चित्रसाल को यह तरगीब दी है कि जिस वक्त ये उमर खान अपने लश्कर के साथ वहां पहुंचे तो चित्रसाल उसे इनफरादी मुकाबले की दावत दे और इनफरादी मुकाबले में उसे मौत के घाट उतार दे। अगर चित्रसाल उमर खान को मौत के घाट उतार देता है तो जहां उमर खान से हमारा इंतकाम पूरा हो जाएगा, वहां चित्रसाल भी फातेह हो जाएगा
اس لیے کہ مسلمانوں کا سالار جب جنگ میں کام آ جائے گا تو مسلمان لشکری بد دل ہو جائیں گے اور چترسال انہیں اپنے سامنے زیر کرنے میں کامیاب رہے گا۔ ایک بار بہلول لودھی کے کسی بھی لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو بہلول لودھی کے سارے ہی لشکری بد دل ہو جائیں گے اور آنے والے دور میں بہلول لودھی کے مقدر میں سوائے شکستوں اور رسوائی بھری بدنامیوں کے کچھ نہیں رہے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد پرتاپ دیو جب خاموش ہوا تب پہلی بار اس کی راجکماری کرن دیوی بول اٹھی، پتا جی، یہ عمر خان ہمارے لیے انتہا درجے کا قابل نفرت ہے۔ اس نے ایک اچھوت لڑکی کی عزت بچانے کی خاطر ہمارے ماموں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بھلا اچھوتوں کی بھی کوئی عزت کوئی وقار ہوتا ہے؟ لہٰذا اس عمر خان کو موت کے گھاٹ اتارنا اب ہمارے اولین فرائض میں شامل ہے۔ پتا جی، آپ نے چترسال کو یہ پیغام دے کر کہ عمر خان کو انفرادی مقابلے کی دعوت دے کر اسے موت کے گھاٹ اتارے، بہت اچھا کیا۔ راجکماری کرن دیوی جب خاموش ہوئی تب اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے پرتاپ دیو کہنے لگا، بیٹی، چترسال اب ہمارا بیٹا ہے، وہ تیرا منگیتر ہے، ہمیں بڑا عزیز ہے۔ انفرادی مقابلے میں میری بیٹی جب وہ عمر خان کو زیر کرے گا تو اس کی شجاعت، اس کی دلیری کی چار سو دھوم ہو جائے گی، اور مجھے امید ہے کہ اس کے ایسا کرنے کے بعد ادے پور کا رانا اپنے بیٹے کی بجائے چترسال کو اپنے بعد ادے پور کا حکمران بنانا پسند کرے گا۔ میں نے چترسال کو یہ بھی پیشکش کی ہے کہ اگر ان جنگوں کا سلسلہ طویل ہو جائے تو ہمیں اطلاع دے، اس کی مدد کے لیے ہم بھی اپنے لشکر کا ایک حصہ روانہ کریں گے۔ پرتاپ دیو کی اس گفتگو سے سارے خوش ہو گئے تھے۔ پھر پرتاپ دیو کے کہنے پر اسی کمرے میں کھانا لگایا گیا، سب کھانا کھانے لگے تھے۔ عمر خان اپنے تینوں ساتھیوں علی خان، بہاولدین، مبارز خان کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے ادے پور کی طرف بڑھا تھا۔ راستے میں کسی کو جرت اور جسارت نہ ہوئی کہ ان کی راہ روکتا۔ ادے پور کے رانا کا بھانجا چترسال ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ادے پور سے کئی میل باہر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر چکا تھا، اور ادے پور کے لشکریوں کا سپہ سالار سیناپتی مہانند بھی اس موقع پر چترسال کے ساتھ تھا۔ دونوں کے لشکر میں موجود ہونے کی وجہ سے لشکریوں کے حوصلے بڑے بلند اور ولولے اپنے عروج پر تھے۔ دوسری طرف عمر خان اور اس کے ساتھیوں کو بھی ان کے مخبر اور طلایہ گر اطلاع دے رہے تھے کہ چترسال اور مہانند نے اپنے لشکر کے ساتھ پہلے ہی ایک جگہ پڑاؤ کر رکھا ہے۔ چنانچہ عمر خان نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ ادھر کا ہی رخ کیا تھا اور چترسال اور مہانند کے سامنے جا کر پڑاؤ کر لیا تھا۔ چترسال اور مہانند دونوں بہلول لودھی کے اس لشکر پر ضرب لگانے کے لیے بڑے بے چین اور بےتاب ہو رہے تھے۔ چنانچہ جس وقت عمر خان کے حکم پر اس کا لشکر پڑاؤ کر رہا تھا، چترسال نے اپنے لشکر میں نرسنگھ بجانے کا حکم دے دیا تھا، جو اس بات کی علامت تھی کہ چترسال اور مہانند دونوں جنگ کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی چترسال اور مہانند کے لشکر میں بڑے بڑے ڈھول پیٹے جانے لگے۔ ایک وحشت ناک سما انہوں نے اپنے لشکر میں برپا کر دیا تھا۔ ادھر عمر خان اور اس کے ساتھی سالاروں نے بھی پڑاؤ کرنے میں دیر نہ کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے لشکر کی صفیں بھی درست کر لی تھی۔ لشکر کو انہوں نے 3 حصوں میں رکھا تھا۔ وسطی حصے میں عمر خان رہا اور علی خان کو اپنے نائب کی حیثیت سے رکھا۔ دائیں حصے کی کمانداری بہاولدین کے ذمہ تھی اور بائیں حصے کی سرکردگی مبارز خان کر رہا تھا۔ اتنے میں ادے پور کے لشکر سے ایک جنگجو اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا دونوں لشکروں کے وسط میں آیا۔ وہ بری طرح لوہے میں غرق تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنا چہرہ بھی لوہے کے کھود سے ڈھانپ رکھا تھا۔ کندھے پر لوہے کے مضبوط کھول تھے، بازوؤں پر بھی جوشن ڈالے ہوئے تھا۔ میدان کے وسطی حصے میں آ کر اس نے اپنی تلوار فضا میں بلند کی اور عمر خان کا نام لے کر اس نے انفرادی مقابلے کی دعوت دی تھی۔ اس موقع پر عمر خان، علی خان، بہاولدین اور مبارز خان چاروں ایک جگہ اپنے لشکر کے سامنے کھڑے تھے۔ میدان کے اندر انفرادی مقابلے کے لیے اترنے والا خود چترسال تھا۔ وہ شاید مالوا کی راجکماری کرن دیوی کے ماموں کا انتقام عمر خان سے لینے کا ارادہ کر چکا تھا، اس لیے کہ چترسال اب راجکماری کرن دیوی کا منگیتر تھا۔